खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। स्टूडेंट्स कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर हमने शुरू किया था। तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग इस चैप्टर को दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे केमिकल क्या है, फिर इक्विलिब्रियम क्या है। तो आप में से जिन व्यूज ने पहला लेक्चर हमारा नहीं देखा, जो कि हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन पे था, तो वो आप लोग लाजमी जाके देखें ताकि इस लेक्चर में आपके लिए समझना आसान हो। तो आप लोग यूट्यूब पे जाएंगे, सर्च करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन बाय डियर कॉन्सेप्ट, तो आपको हमारा लेक्चर मिल जाएगा। आप पहले वो वाला लेक्चर देख लेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट मजीद बेहतर हो जाएंगे और इसको समझने में आसानी हो जाएगी। स्टूडेंट्स, हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन की दूसरी टाइप। पहली टाइप हमने रिवर्सिबल रिएक्शन बड़ी मुकम्मल डिटेल के साथ हमने आपको इसकी मुकम्मल कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे। आज हम बात करेंगे इर्रिवर्सिबल रिएक्शन की। अब बच्चों, हमारे पास इर्रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन जो होते हैं, ये दूसरी टाइप है केमिकल रिएक्शन की। तो इसमें यहाँ पे इर का मतलब क्या है? इर का मतलब बच्चों होता है नॉन। नॉन और रिवर्सिबल का मतलब होता है, मतलब वही रिवर्सिबल हो गया। रिवर्सिबल तो वही जो हमने पीछे पढ़ा। तो नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन को इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। नॉन रिवर्सिबल का मतलब क्या है, जरा गौर से सुनिएगा। फॉर एग्जांपल बच्चों, सिंपल है, हमारे पास रिएक्टेंट मिलके क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं। ये तो सबको पता है कि भाई रिएक्टेंट मिलते हैं तो प्रोडक्ट बनते हैं। अब जो इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होते हैं, ये जस्ट एक ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट नहीं बनते। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, ऐसे रिएक्शन को इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। मतलब क्या डिफरेंस हो जाएगी, आप ये बोलेंगे कि दोज रिएक्शंस which proceed only in फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ऐसे रिएक्शन जो सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ आगे की तरफ जाते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम लोग इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब बच्चों, जो हमारे पास इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इनमें हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट नहीं बनते। मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं पर प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट नहीं। बच्चों, जो हमारे पास इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होते हैं, ये यूनिडायरेक्शनल होते हैं। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या हो गया भाई? यूनिडायरेक्शनल का मतलब हो गया ऐसे रिएक्शन जो सिर्फ एक डायरेक्शन में जाए ना। देखो ना, रिएक्टेंट से सिर्फ प्रोडक्ट में जाए ना, प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट में ना जाए, सिर्फ एक डायरेक्शन है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए। ठीक हो गया? तो इनको यूनिडायरेक्शनल कहते हैं। फिर अगली बात यह है कि इनको सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया? देखें, सिंगल एरो लगा हुआ है। अब हमने इरिवर्सिबल रिएक्शन आपको पढ़ाए थे, यहां पे हमने आपको बताया था कि यहाँ पे डबल एरो यूज होता है। ठीक है? क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट बनाते हैं। ठीक हो गया? अगला पॉइंट बच्चों, ये जो हमारे पास इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि जो रिवर्सिबल हैं वो इंडो होते हैं। क्यों इंडो होते हैं, मुकम्मल बात की थी। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। अगर ये एक्सोथर्मिक होते हैं, इसका मतलब बच्चों याद रखें, ये हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैसे होते हैं भाई? और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जो खुद ब खुद होते हैं। हमें उनको प्रोसीड करवाने के लिए एनर्जी नहीं देनी पड़ती, खुद ब खुद होते हैं। खुद ब खुद वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। तो ऐसे रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस कहते हैं। इसका मतलब, इसके बाद ये हमारे पास नेचुरल भी इनको बोल सकते हैं आप, ये नेचुरल रिएक्शन होते हैं। हाँ, इसके अलावा बच्चों अगले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या है, याद रखिएगा। जो हमारे पास इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इनके लिए हमारे पास जो ई की वैल्यू है वो कम होती है, डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा होती है। डेल्टा एच का मतलब आप ये समझिए, जो हमारे पास एनर्जी निकलती है, मतलब रिएक्शन होता है, रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट आपस में मिले, प्रोडक्ट बना। तो अब इन रिएक्टेंट के मिलने से जो प्रोडक्ट के साथ एनर्जी निकलेगी उसकी मिकदार ज्यादा है एज कम्पेयर टू एक्टिवेशन एनर्जी। इसका मतलब ये है। ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो सकता है, कई बार आता है ये, एमडी कैट के एमसीक्यूज में पूछ सकता है वो आपसे कि फॉर इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ईए इज लेस देन डेल्टा एच इज लेस देन ईए इज इक्वल टू डेल्टा एच,
नन ऑफ दीज। तो बच्चे आप याद रखिएगा डेल्टा एच इज ग्रेटर देन ई ए, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बच्चों याद रखिएगा जो हमारे पास इररिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होते हैं ये हमारे पास स्टोकियोमेट्रिक होते हैं। स्टोकियोमेट्रिक क्या होता है? और भाई स्टोकियोमेट्रिक ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं जिनमें मुकम्मल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बने। इसका मतलब ये कंप्लीट प्रोडक्ट बनाते हैं, कंप्लीट प्रोडक्ट बनाते हैं भाई, कंप्लीट प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मुकम्मल तौर पे बनता है, मुकम्मल प्रोडक्ट बन जाता है, तो इसलिए इनको स्टोकियोमेट्रिक हमने बोला। अच्छा, इसके अलावा बच्चों याद रखिएगा जो हमारे पास इर्रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अब बच्चे सवाल करते हैं कि सर हमने जो पिछले रिएक्शन पढ़े थे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा बच्चे, उनमें हमारे पास जो रिएक्टेंट थे वो प्रोडक्ट बना रहे थे और प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट बन रहे थे, ठीक है। ये आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में। पर बच्चे सवाल करते हैं कि सर इनमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं पर प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट सर क्यों नहीं बनाते? तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, जरा गौर से सुनिएगा। दरअसल में होता कुछ इस तरह से है कि जो हमारे पास इर्रिवर्सिबल, इर्रिवर्सिबल का मतलब ये जो इर्रिवर्सिबल के काबिल, जो पीछे के पीछे जाने के काबिल ना हो, मतलब आगे तो आ गए पर पीछे ना जाए, मतलब यूं बोल लें ना, कुछ लोग होते हैं ना और दो चेहरों वाले होते हैं, आगे आपके मुंह पे आपके होते हैं, तो इस तरह से उनके मुख्तलिफ फेसेस होते हैं, तो इनका एक ही फेस है। तो इसलिए ना हमारी इंडस्ट्री, हमारी केमिस्ट्री, हम इनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं कि इनको इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, केमिकल इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन केमिस्ट के फेवरेट रिएक्शंस होते हैं। क्यों? क्योंकि ये मुकम्मल प्रोडक्ट देते हैं भाई हमें, मतलब यील्ड से है ना। देखिए ये यील्ड क्या देते हैं, मुकम्मल यील्ड देते हैं, कंप्लीट यील्ड देते हैं, मैक्सिमम यील्ड देते हैं। तो हमें तो ये ज्यादा पसंद है, हमें ये ज्यादा चाहिए, हमें तो उस चीज से अपना अपना फायदा है, तो हमें जो चीज ज्यादा ज्यादा प्रोडक्ट देगी, ज्यादा यील्ड देगी, हमें तो वो अच्छी लगेगी। तो ये ज्यादा यील्ड देते हैं, ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट देते हैं, तो ये हमारे फेवरेट हो गए। हाँ, हमारे फेवरेट रिएक्शन कौन से हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन, सही हो गया। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास याद रखिएगा, हमें बात कर रहा था कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाते हैं, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में क्यों नहीं जाते? यहाँ पे सुन लें बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इनके जो रिएक्टेंट होते हैं बच्चों वो अनस्टेबल होते हैं। अब अनस्टेबल का मतलब क्या है? अनस्टेबल का मतलब क्या है कि इनकी एनर्जी ज्यादा होती है बच्चों, और जो इनके प्रोडक्ट होते हैं वो स्टेबल होते हैं, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी भाई। स्टेबिलिटी और एनर्जी का कौन सा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। तो अब अगर ये ज्यादा स्टेबल हैं, अगर ये अनस्टेबल है, फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट अनस्टेबल है, तो उनकी जल्द अज जल्द कोशिश होगी कि भाई मिल लें, जल्दी जल्दी से रिएक्ट करें, जल्दी जल्दी से कोलाइड करें, एकदम से प्रोडक्ट बना लें, क्योंकि यहाँ पे तो स्टेबिलिटी आ रही है ना, तो हर एक चीज स्टेबिलिटी के लिए लड़ रही है। तो इसलिए ये ना ये यूनिट डायरेक्शन होते हैं, सिर्फ आगे की तरफ जाते हैं, पीछे नहीं आते, क्योंकि आगे स्टेबिलिटी मिल रही है ना, प्रोडक्ट इनके स्टेबल होते हैं। तो स्टेबिलिटी लेके आपके पागल कौन, पीछे कौन आएगा? नहीं आते। तो इसलिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बनाते हैं, पर प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट नहीं बनाते, क्योंकि इनके प्रोडक्ट बहुत ज्यादा स्टेबल बन जाते हैं। स्टेबल बन गए तो पीछे क्यों आएंगे? इस वजह से वो बैक नहीं होते। ठीक हो गया बेटा। अच्छा, अगली बात करते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात वो क्या है कि ये हमारे पास जो रिएक्शन होते हैं बच्चों, ये रिएक्शन फास्ट होते हैं, मतलब एज कंपेयर टू रिवर्सिबल रिएक्शन, ये रिएक्शन फास्ट होते हैं। फास्ट क्यों होते हैं भाई? रिएक्टेंट अनस्टेबल है, एकदम से मिलकर प्रोडक्ट बना देंगे भाई। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देख लें आप, ये आपसे एमसीक्यूज भी होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कंबस्शन रिएक्शन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन? तो आगे मैं आपको बताऊंगा आप कैसे बता सकते हैं। तो आपने देखना है कि जो रिएक्टेंट जिनके स्टेबल हैं वो एकदम से मिल जाएंगे भाई, एकदम से प्रोडक्ट बना लेंगे, एकदम से जुड़ जाएंगे, प्रोडक्ट बना लेंगे, उनको मतलब ही नहीं है यहाँ पे रुकने से, एकदम से प्रोडक्ट बना लेते हैं। सही हो गया। और ये फास्ट होते हैं, सही हो गया। इन बातों का आपने ख्याल रखना है, ये फास्ट होते हैं। अच्छा, फिर सुन लें बच्चों, इरिवर्सिबल रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जो सिर्फ एक डायरेक्शन फॉरवर्ड मूव करते हैं, बस बात खत्म। ऐसे रिएक्शन जो सिर्फ आगे की तरफ आते हैं उनको इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ये यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक ही डायरेक्शन है भाई, तो इसलिए यूनिडायरेक्शनल होगा। ये वाला एरो होगा। एक्सोथर्मिक होंगे। एक्सोथर्मिक क्यों होंगे? क्योंकि इनके रिएक्टेंट के पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, जब वो रिएक्टेंट आपस में मिलेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा, साथ में कुछ ना कुछ एनर्जी भी निकल जाएगी, तो एक्सोथर्मिक हो गए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होते हैं। स्पॉन्टेनियस का मतलब जो रिएक्शन खुद ब खुद हो, हमें करवाने के लिए कोई एक्स्ट्रा ज्यादा हीट ना देनी पड़े। नेचुरल होते हैं। इसके अलावा इनकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम होती है, डेल्टा ई ज्यादा होती है। ये स्टोकियोमेट्रिक होते हैं, ये आपका एमसीक्यूज होता है। इसके अलावा कंप्लीट प्रोडक्ट देते हैं, ये रिएक्शन फास्ट होते हैं, इनके रिएक्टेंट अनस्टेबल और प्रोडक्ट क्या होते हैं? स्टेबल होता है। अब अच्छा, अगला जो यहाँ पे एक सवाल है वो ये है कि इसका जो फॉरवर्ड स्टेप है, मतलब रिएक्शन जो आगे की तरफ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है, प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है, तो ये कौन सा स्टेप है बच्चों? ये हमारे पास फॉरवर्ड स्टेप है।
फॉरवर्ड स्टेप है, फॉरवर्ड रिएक्शन है, फॉरवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये आपका एमसीक्यूज होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन बोल देते हैं भाई, फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, ये आपका एमसीक्यूज होता है। तो याद रखिएगा जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है इनका जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है वो हमेशा स्पॉन्टेनियस होगी। क्यों स्पॉन्टेनियस होगी भाई? इसलिए स्पॉन्टेनियस होगी क्योंकि खुद ब खुद रिएक्टेंट अनस्टेबल है, एकदम से प्रोडक्ट में खुद ब खुद चले जाएंगे। और याद रखें जो चीज स्पॉन्टेनियस होती है ना वो एक्सोथर्मिक भी होती है। तो एक्सोथर्मिक पूछ ले फॉरवर्ड स्टेप इसका क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, क्या होगा, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। फॉरवर्ड स्टेप का स्पॉन्टेनियस भी होगा, एक्सोथर्मिक भी होगा। स्पॉन्टेनियस क्यों होगा? खुद ब खुद जोड़ के प्रोडक्ट बना रहे हैं। एक्सोथर्मिक क्यों होगा? क्योंकि साथ में कुछ ना कुछ हीट भी निकलेगी ना, तो ये रिएक्शन जल्दी प्रोडक्ट बना लेगा। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा आगे बात करते हैं कुछ और इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग इसको मुकम्मल तौर पे देख लें कि इनके रिएक्टेंट अनस्टेबल हैं, प्रोडक्ट स्टेबल होते हैं, रिएक्शन फास्ट होते हैं। इनका जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है वो हमारे पास क्या होती है बच्चों? स्पॉन्टेनियस होती है। फॉरवर्ड स्टेप स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस इसलिए है ना, एनर्जी कम है ना, रिएक्टेंट को कम एनर्जी चाहिए, थोड़ा सा पहाड़ होता है, एक्टिवेशन एनर्जी को अचीव करके चले जाते हैं। सही हो गया। जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन में बहुत ज्यादा पहाड़ ऊपर चढ़ के आपको आगे जाने की जरूरत पड़ती थी, ये मैंने बात की थी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में। सही हो गया। अच्छा यहां पे ना बच्चों याद रखिएगा ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे आपको इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा, इक्विलिब्रियम आपको नहीं मिलेगा रिवर्सिबल रिएक्शन में। क्यों? और भाई इक्विलिब्रियम तो तब मिलता है ना जब रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों बराबर हो जाए, तब आप इक्विलिब्रियम की बात करते हैं ना। यहाँ पे तो इक्विलिब्रियम मिल ही नहीं सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए दो 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 डायरेक्शन का होना जरूरी है। एक ही डायरेक्शन है, फॉरवर्ड डायरेक्शन है, तो उसका मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम की बात नहीं करेंगे। सही हो गया। तो इसलिए हम इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों। अब इसकी हम ग्राफ की बात कर लेते हैं कि इसका ग्राफ कैसा होगा। अब यहाँ पे बच्चों थोड़ी और एक्सप्लेनेशन में आपके सामने यहाँ पे पेश करने वाला हूँ, जरा देख लें हमारे पास इसका ग्राफ कैसा बनेगा। ये आपका बोर्ड का सवाल हो सकता है बच्चों, जो फेडरल के बच्चे हैं उन वो तवज्जो दें क्योंकि वहां पे थोड़ा कंसेप्चुअल पेपर उनका होता है, तो उनका सवाल हो सकता है कि इरिवर्सिबल रिएक्शन का ग्राफ बनाओ। तो ग्राफ कैसे बनेगा इरिवर्सिबल रिएक्शन का? देखें अब हमारे पास इनके जो रिएक्टेंट होते हैं, अभी मैंने बात कर दी, इनके जो रिएक्टेंट है उनकी हाई एनर्जी होती है और इनके जो प्रोडक्ट हैं उनकी एनर्जी कम होती है। तो देख लें ये हमारे पास यहाँ पे वाई एक्सेस पे हम एनर्जी देखते हैं, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी आप बोलते हो, कौन सी एनर्जी बच्चे भी ये पूछते हैं, तो इंटरनल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी होती है। और यहाँ पे केमिकल स्पीशीज, तो केमिकल स्पीशीज कितनी होती हैं बच्चों? 3 होती हैं। कौन कौन सी? रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं और एक होती है ट्रांजिशन स्टेट। तो 3 केमिकल स्पीशीज होती हैं। अब बच्चों रिएक्टेंट की जो एनर्जी है, देखिए वाई एक्सेस पे आपको नजर, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो ये क्या हो गया? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, और ये क्या हो गया? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो आपसे ये भी सवाल आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट is greater than energy of reactant. Option B, energy of product is less than energy of reactant. Option C, energy of product is equal to energy of reactant. तो आपसे पास कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन बी, एनर्जी ऑफ ऑप्शन बी, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होती है। ठीक होगा। अब अगर इसकी एनर्जी बच्चों ज्यादा होती है तो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। वही अभी बात की ना, स्टेबिलिटी कम होती है, स्टेबिलिटी एनर्जी का इनवर्स रिलेशन है। और प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है तो स्टेबिलिटी बच्चों क्या होगी? ज्यादा होगी। तो यही वजह है कि रिएक्टेंट देखें थोड़ी सी एनर्जी लेंगे तो प्रोडक्ट में चले जाएंगे। अब बच्चे कहेंगे कि यहाँ पे सर यहां से यहां तक आते हुए एनर्जी लगती भी तो है ना, और यहां से यहां तक आते हुए जो एनर्जी लगती है ना, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। और ये एक्टिवेशन एनर्जी ना ऑलवेज एंडोथर्मिक, कुछ केसेस में एक्सो भी होती है ज्यादातर, पर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी ऑलवेज एंडोथर्मिक। सही हो गया बच्चों? एक्टिवेशन एनर्जी ऑलवेज एंडोथर्मिक। तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में लेकर जाने के लिए जो आपको रिएक्शन बुक में यूं लिखा हुआ नजर आ रहा है, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, ऐसा तो होता नहीं बच्चों ना।
रिएक्शन पहले रिएक्टेंट क्या करते हैं, रिएक्टेंट कोलाइड करते हैं, कोलाइड करते हैं, वो अपनी पहले एक्टिवेशन एनर्जी का, ये पहाड़ के ऊपर जाते हैं बच्चों, इस चोटी पे जाते हैं, इस पीक पे जाते हैं, यहां से फिर प्रोडक्ट में जाते हैं। तो देखिए ये पहाड़ की मिकदार छोटी है, सही हो गया भाई। तो ये ऊपर चढ़ना आसान है, तो इसलिए इनकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। एंडोथर्मिक के लिए याद रखिएगा, आपका रिएक्शन एंडो हो, एक्सो हो, स्पॉन्टेनियस हो, नॉन स्पॉन्टेनियस हो, रिवर्सिबल हो, इरिवर्सिबल हो, हर एक रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी तो होगी भाई, रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एनर्जी तो चाहिए। फर्क ये होता है कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं उनकी रिएक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है, और जो एक्सो होते हैं उनकी रिएक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। ठीक है, ये भी आपका एमसीक्यूज हो सकता है, देख लें। सारी बातें नोट करने की हैं बच्चों, अपने पास कॉपी वगैरह रख लिया करें, साथ साथ चीजें नोट किया करें। अच्छा, अब यहां पे मैंने बात की कि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, तभी तो प्रोडक्ट में गया ना बच्चों, ये एनर्जी ज्यादा थी तो इसलिए प्रोडक्ट में गया। अच्छा, अब बच्चों यहां पे डेल्टा एच क्या था, तो डेल्टा एच हमारे पास है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो अब देखें यहां पे एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्या है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्या है बच्चों, कम है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट क्या है, ज्यादा है। तो यहां से यहां इनका जो डिफरेंस है ना, यहां से यहां, दिस इज योर डेल्टा एच। तो अभी मैंने यहां पे क्या लिखवाया कि डेल्टा एच इज ग्रेटर देन ई ए, तो यहां पे आपको एक्सप्लेन भी होगा, देखें इसकी मिकदार बड़ी है, इसकी मिकदार छोटी है, ये ज्यादा है, ये कम है, तो इसका मतलब डेल्टा एच इज ग्रेटर देन ई ए। तो यही तो बात की ना बच्चों, फॉर इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। आई होप आपको ग्राफ समझ आया होगा बच्चों। ग्राफ यहाँ पे हमने बनाया है एनर्जी वर्सेस केमिकल स्पीशीज का। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा, प्रोडक्ट की कम, तो यहाँ से एकदम से ये प्रोडक्ट में चला जाता है। इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा, ई की वैल्यू कम होती है, इनकी रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम, प्रोडक्ट की एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। तो ये रिएक्शन हमारे पास एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, हमारी केमिस्ट्री के लिए बहुत बेहतरीन रिएक्शन ये माने जाते हैं, बहुत अच्छे रिएक्शन इनको कंसीडर किया जाता है। अब बच्चों हमारे पास नेक्स्ट इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, हम वो डिस्कस करते हैं। इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन की कुछ एग्जांपल्स आपके बोर्ड में आती हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन, तो आपको एग्जांपल कुछ एग्जांपल आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल्स की बात बच्चों कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल बच्चों आपके पास एग्जांपल होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, भाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होते हैं, कुछ याद है बच्चों के भूल गए हो? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आप क्या कहते हो, आप कहते हो भाई एक एसिड मिलता है एक बेस के साथ, एसिड बेस के साथ मिलता है, क्या बनता है बच्चों, वाटर बनता है, साल्ट बनता है प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर बनता है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई एसिड ले लेता हूँ HCl, जब इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया तो क्या बना बच्चों, ये बना सोडियम क्लोराइड, और साथ में क्या बना, वाटर बना। क्या ये रिएक्शन पीछे जाएगा, नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, आप समझो इस बात को। ये क्यों नहीं जाएगा, एसिड का काम क्या है बच्चों, प्रोटॉन देना, टेंडेंसी क्या है, नेचर कैसी है इनकी, प्रोटॉन देना, तो ये प्रोटॉन देंगे। अब अगर साल्ट को पीछे लेकर जाते हो, ये वापस रिवर्सिबल रिएक्शन करते हो, तो उसको एसिड एच दोबारा लेना पड़ेगा। एसिड एच लेने में खुश नहीं है, वो देने में खुश है। सोडियम हाइड्रोक्साइड वो देने में खुश है, लेने में खुश नहीं है, तो इसलिए ये हमेशा देंगे, लेंगे नहीं, ये एच देगा, यूएच देगा, तो हमेशा रिएक्शन आगे ही जाएगा, लेना नहीं चाहते, लेना तो इनकी टेंडेंसी आई नहीं ना, तो इसलिए हमेशा हम इरिवर्सिबल होंगे। सही हो गया बच्चा। दूसरा हमारे पास जो रिएक्शन होता है इसमें, वो होता है बच्चों प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है बच्चों, ऐसे रिएक्शन जिनमें कोई इनसॉल्युबल चीज बन जाए, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बन जाए, ऐसे रिएक्शन को इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। अब इरिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आप लोग कहते होते होगे, हम लोग ट्रीट करते हैं सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ, तो क्या बनता होता है, सिल्वर क्लोराइड बनता है और साथ में सोडियम नाइट्रेट बनता है। तो ये जो सिल्वर क्लोराइड बना ना बच्चों, ये आपके पास व्हाइट प्रेसिपिटेट है, व्हाइट प्रेसिपिटेट है, व्हाइट प्रेसिपिटेट है ये। प्रेसिपिटेट क्या कहते हैं, प्रोडक्ट बना, इन दो का प्रोडक्ट बना, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हुआ, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऐसा जिसमें प्रेसिपिटेट बने, प्रेसिपिटेट बन गया, प्रेसिपिटेट कहते हैं इनसॉल्युबल प्रोडक्ट को, ये इनसॉल्युबल प्रोडक्ट एक बन गया। तो अब ये इनसॉल्युबल है, तो इसके साथ ये मिलेगा ही नहीं, इनसॉल्युबल है भाई, अलग होके बैठ गया, खफा होके बैठ गया, नहीं जुड़ूंगा भाई तुम्हारे साथ, उधर बैठ के खफा होके किनारे पे, रिएक्शन में हुआ है डब्बे में, वो साइड पे बैठा हुआ है, वही इसके साथ जुड़ेगा ही नहीं, जुड़ेगा नहीं तो प्रोडक्ट कैसे बनाएगा, तो इसलिए रिएक्शन हमारे पास क्या होते हैं, हमेशा इरिवर्सिबल होते हैं। इसके अलावा बच्चों एक और एग्जांपल भी आपके साथ मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ।
फॉर एग्जाम्पल हमारे कंबस्शन रिएक्शन, देखिए बच्चों एग्जाम्पल लिखने को मैं बहुत सारी लिख सकता हूँ। कंबस्शन रिएक्शन, हाँ कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिला लो भाई, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया प्लस हीट। अब ये रिएक्शन पीछे कैसे आएगा? और भाई कार्बन ऑक्सीजन को तो हमने जलाया, कार्बन डाइऑक्साइड बना, साथ में हीट बनी, हीट तोड़ गई ना बीच में से, कहां ढूंढते फिरोगे? समझ रहे हो बात को? वही कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, हीट साथ में बनी, हीट उड़ गई, हीट गायब हो गई, हीट निकल गई रिएक्शन से और वापस आएगी कार्बन डाइऑक्साइड में आएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड टूटने का सोचेगा, ऐसे नहीं टूटता, ये स्टेबल होता है। ठीक हो गया? इस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होता है। तो खैर यहाँ पे ये पीछे कभी भी नहीं आएगा, ये हमेशा आगे ही आएगा, क्योंकि जाहिर हीट रिएक्शन से बाहर हो गई। तो बच्चों यहाँ पे हमने आपको बताया कि इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। यहाँ पे हमने कोशिश की कि आपके साथ मुकम्मल डिटेल के साथ बातों को मुकम्मल करें। तो इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के मुतल्लक आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स नीचे है, आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअसली करते रहें, मेहनत करते रहें, और अपना नाम रोशन करें, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें, खुश रहें आप लोग। और इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर आने वाला है उसके अंदर हमने केमिकल के भी बात मुकम्मल हो गई। केमिकल में हमने आपको रिवर्सिबल भी पढ़ाया, इरिवर्सिबल भी पढ़ाया। जिन बच्चों ने रिवर्सिबल नहीं देखा वो यूट्यूब पे जाएं, ऊपर सर्च बॉक्स वाला ऑप्शन आएगा, वहां पे लिख लें कि रिवर्सिबल रिएक्शन बाय डियर कौन सा, वहां पे आप क्लिक करके वो देखें, आपके कंसेप्ट मजीद बेहतर हो जाएंगे। और फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर हमारा इक्विलिब्रियम पे आएगा, जहां पे हमने इक्विलिब्रियम की बातें करनी है कुछ, और फिर इन दोनों को मिला के आपको बेहतरीन मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। तो ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा।